Hello everyone, welcome to Imanyu IAS and I also welcome you to अभ्यास। अभ्यास 2.0 हमारा इनिशिएटिव है एक्सक्लूसिवली फॉर एचसीएस प्रीलिम्स विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 11 फरवरी 2024। इस इनिशिएटिव के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं अपने एचसीएस प्रीलिम्स से रिलेटेड, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर वैसे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज हैं, वी डील विद ऑल ऑफ दैट। सारे के सारे यहाँ पर कवर करने की हमारी पूरी कोशिश है, जहां पर क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी है हम उसको ईजी बनाने की ट्राई कर रहे हैं कि आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम को क्लियर करने की इंक्रीज हो जाए। राइट यहाँ पर हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फिर चाहे आपके स्टैटिक के हो चाहे करंट अफेयर्स के हो, हरियाणा जीके के, हरियाणा जीके में हरियाणा स्टैटिक पार्ट, हरियाणा का करंट अफेयर्स, लाइक नॉर्मल स्टैटिक पार्ट आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सी सेट रेदर सी सेट भी डेली आपका कवर किया जाता है। डेली हम 2 क्लासेस आपके लिए लेके आते हैं, शाम को 6 बजे और 7 बजे। 6 PM पे आपकी जीएससी क्लास आती है, 7 PM पे हमारी सी सेट क्लास आती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है, पूरा टाइम एंड एफर्ट रहता है कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी जितनी ज्यादा ईजी हो सके, राइट, हम उतना ट्राई करें। हम चाहते हैं कि आपकी जो मेहनत है, द हार्ड वर्क दैट यू आर पुटिंग इन योर प्रिपरेशन, राइट, विच आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर पुटिंग इन, right, it doesn't goes to waste, right, and with which reminds me, please do tell me how is your preparation journey going। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, प्लीज सिंसियरली नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं दैट इफ यू आर फेसिंग एनी इशू और समथिंग। हम अपनी पूरी ट्राई करेंगे आपकी आपकी जो रिजोल्यूशन उसके लिए लेके आए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम लेके आए, राइट, बट प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए, राइट, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो, एग्जाम से रिलेटेड होनी चाहिए, राइट। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे पॉलिटी। आज हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। दीज आर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सी आपके लिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप पैटर्न को एनालाइज करें यू विल रियलाइज इट कि लाइक अपना एचसीएस जो है नाउ इट इज गेटिंग अलाइन टुवर्ड्स यूपीएससी, राइट। सो बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं अपने यूपीएससी में पहले पूछे हुए एज इट इज, कई बार वो ऐसे कैसे आपके पेपर में भी सामने आए हुए हैं। अगर ऐसे नहीं तो काफी घुमा फिरा के रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा बट रेलिवेंट, राइट। सो एचसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रेलिवेंट है आपके लिए और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रेलिवेंट है। सब कुछ कवर करके जाना चाहिए, कुछ भी मिस आउट मत करना, तभी आपकी जो है एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस बढ़ेंगे। इफ यू आर लिविंग आउट एनी सिंगल टॉपिक और वहां से क्वेश्चंस आ गए, राइट, तो डेफिनेटली आप मिस आउट कर जाओगे। सो कुछ भी मिस नहीं करना, सब कुछ कवर करके जाना है, होलिस्टिकली अच्छे से प्रिपेयर करके जाना सब कुछ, राइट। बहुत ही अच्छा एग्जाम है, एक अच्छी जॉब के लिए आपके लिए एग्जाम आया, अच्छी खासी वैकेंसीज के लिए सामने आपके सामने लेके आए हैं वो, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डोंट जस्ट लेट इट गो आउट, राइट। ऐसे जाने मत दीजिए, अपना पूरा टाइम एंड एफर्ट दीजिए, पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी एक पैशन के साथ, पूरे उसके साथ प्रिपेयर करेंगे, राइट, और एग्जाम को क्लियर करके दिखाएंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, consider the following statements, right, consider the following statements, just a sec, okay, consider the following statements, okay। before starting the video मैं अगर आपको प्रोटोकॉल रिवाइज करवा दूं कैसे आपको वीडियो में प्रोसीड करना है, आपको क्वेश्चन देखते ही पहले वीडियो को करना है पॉज, अपने आप अटेम्प्ट करना है, राइट, ऐसे चलते नहीं रहने देना, अपने आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, देन यू विल सी वेदर योर आंसर वाज करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनकरेक्ट है सो यू विल चेक कि आपने गलती कहां पर करी है, बिकॉज आप अपनी गलती से ज्यादा अच्छे से सीखेंगे बजाय ऐसे ही चलते रहने के। अपनी रामायण की तरह मूवी इसको नहीं देखना, वीडियो को पॉज करना है, देखना है करेक्ट है या इनकरेक्ट। करेक्ट है बहुत अच्छी बात है, अगर इनकरेक्ट है तो यू विल हैव टू सी कि गलती कहां पर कर रहे हैं। गलती की चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, जहां पे आपने गलती करी होगी ज्यादा अच्छे दिमाग में बैठेगी आपके, ये हमेशा ध्यान रखना, राइट। ये इफेक्टिव वे होता है प्रिपेयर करने का। सो इसी प्रोटोकॉल को काइंडली फॉलो करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच। यहां पर आपसे किसके बारे में पूछा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस तो अपने एचसीएस में पिछले 2-3 साल से लगातार दिख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में ही। ओके, इज द वन इन विच places effective restrictions on individual liberty in the interest of state authority, okay। second, it places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty, okay। which of the following statements is are correct, one only, two only, both one and two, neither one or two, right, okay। so आपसे पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और ऑप्शंस आपसे सिंपली क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो किस पे लिमिट कर रही है, वो लिमिट कर रही है इंडिविजुअल लिबर्टी को, मतलब सिटीजन्स के ऊपर एक तरीके से लिमिटेशन बैठा रही है ओवर स्टेट। ओके, सेकंड कह रहा है आपको इट इज पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो स्टेट यानी कि जो आपकी सो कॉल्ड गवर्नमेंट है
नॉर्मली आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। उसके ऊपर आपके लिए क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्शंस बिठा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ओवर द इंडिविजुअल इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए वो स्टेट के ऊपर लिमिट बिठा रही है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, ओके, राइट। सो आपसे पूछ रहे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में। यहां पर आपसे जो क्वेश्चन बेसिकली सिंपली पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो किस पे लिमिट कर रहा है, स्टेट पे इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, यहां पर मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी, या फिर इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब सिटीजन्स के ऊपर लिमिट कर रहा है ओवर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज बाय द वे ऑप्शन, राइट, 2। ये ऑप्शन 2 इज करेक्ट एंड ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट। इसके लिए आपको क्या समझ में आना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक काइंड ऑफ बुक ऑफ लॉ है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या है, जहां पर आपके सारे के सारे लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह लिखे हुए हैं आपने, दैट इज सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन। बट द रियल थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जहां पर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो फॉर्मेशन है उसकी आइडियोलॉजी होती है वो, राइट, विच इज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया क्यों जा रहा है ये बताता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है अपनी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर ही बनी होती है, ये उसके फंडामेंटल्स है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या चीज है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है इट पुट रिस्ट्रिक्शंस ओवर व्हाट, ओवर द पावर ऑफ स्टेट, ओवर द पावर ऑफ स्टेट, ओवर द पावर ऑफ स्टेट। स्टेट के की जो पावर है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, सिटीजन्स के हाथ में कुछ कंट्रोल देती है कि लाइक स्टेट के पास फुल पावर नहीं होनी चाहिए, टायरनी ना बने, सिटीजन्स के हाथ में भी कुछ ना कुछ पावर रहनी चाहिए, कंट्रोल रहने चाहिए, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेसिकली अथॉरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर, राइट, कुछ लिमिट लगा रही है कि आपके पास यू आर नॉट होल पावर, आपके पास सब कुछ नहीं है, आपके ऊपर कंट्रोल है, आपके पास सारी पावर आपके पास नहीं है, कुछ सिटीजन्स के पास भी पावर है, वरना क्या होगा, टायरनी होगी, राइट, वन मैन वन आर्मी रूल हो जाएगा सिर्फ। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा यही है, यही इंडिया के अंदर यही फॉलो होता है, ये प्रिंसिपल भी इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका भी सेम प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही चीज है, राइट। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे भी वो तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू। आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। रटना नहीं है किसी ने बुक्स और लॉज और रूल्स लिखे हुए, आर्टिकल्स लिखे हुए, वहां पे ये रूल है ऑल दैट प्रोविजंस है, नहीं, कितने शेड्यूल्स होते हैं वो सब नहीं, बट वो बनाया ही क्यों गया, ऐसे हमें नीड क्या पड़ी ऐसे बुक बनाने की, ऐसे लॉ बनाने की, ये समझिए दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो सिखाता है कि नीड क्या पड़ी, उसकी नीड क्यों पड़ी, हमें जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल रखना था, राइट, उसको होल पावर नहीं करना था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट होनी चाहिए सो दैट द सिटीजंस कैन एंजॉय देयर लिबर्टी। अगर उनके पास सारा कंट्रोल होगा तो लिबर्टी भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी, राइट। सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट। आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ओनली। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशंस अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द said business. Okay. Second statement, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the prime minister. Okay. कौन से करेक्ट क्वेश्चन पूछे आपसे, ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर नीदर 1 और 2। पॉज करें वीडियो को, अटेम्प्ट करें, राइट, आई विल कंटिन्यू। ओके, एक एक करके देखते हैं। First statement, the president shall make rules for the more convenient transactions of the business of the government of India and for the allocations among minister of the said business. Yes, this is correct. Right? President को बनाता है सारे के सारे rules and all. Obviously, discretionary power नहीं है, पीछे helping and obviously होता है, council of ministers की aid and advice पे ही चलता है ये काम भी, discretionary power नहीं होती president की ये. But yes, it is done in the name of the president only. So the president shall make rules for the more convenient transactions of the business of the government of India. Yes. And for the allocations among minister of the said business.
इस प्रोविजन से इनफैक्ट ये चीज ये पता लगती है, जो बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट उसको सपोर्ट भी करता है कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ऑल्दो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट ही इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको अच्छे से ये सिखाती हुई है कि यस, बिजनेस बनाना है, कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर फॉलो करने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, सब प्रेसिडेंट के नाम पे किया जा रहा होता है, राइट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली करेक्ट। सेकंड, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister. No, this is incorrect. किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट, राइट। इट इज टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है अपना, राइट। एक्स प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑल्सो ऑफ द कंट्री। सो द ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉट इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑल्दो प्रेसिडेंट खुद नहीं करेगा, ऑब्वियसली डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इट इज डन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, बट डायरेक्ट मतलब राइट, इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर रहा है, बट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सो एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, आई होप इस क्वेश्चन से भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात कहां करी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। ऑप्शंस हैं आपके, ए प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर डी नाइन्थ शेड्यूल, राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑल्दो एक फैक्चुअल क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, बट थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, अपने एचसीएस के लिए बहुत रेलिवेंट है, वहां पर भी इनफैक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए, राइट। ओके, सो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहां पर है ये? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 51, और आर्टिकल 51 मतलब डीपीएसपी, राइट। डीपीएसपी के अंदर लिखी हुई है चीज, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डीपीएसपी। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना आपके लिए एचएस के लिए बहुत रेलिवेंट है, बार बार आपके सामने निकल के आएंगे। डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट, आपके एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, सब, और काफी अच्छे आपको गेन भी देके जाएगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है इनका, क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन डुएबल भी होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 51 जो है अपना, किसके बारे में बात करता है? इन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। बाय द वे, आपको जितने भी अपने डीपीएसपीज हैं उनकी लिस्ट जरूर एक बार पता होनी चाहिए, राइट। एग्जैक्टली लाइंस ना याद हो आपको, लेकिन हाँ आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कई बार। सो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी रादर, दोनों के दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, कहां पर है बाय द वे डीपीएसपी? कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 36 टू 51, काउंट ईयर। ये क्या है आपके? पार्ट 4A। पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 36 से 51 इज व्हाट? डीपीएसपी, राइट। ओके, सॉरी, पार्ट 4A नहीं, पार्ट 4A is your fundamental duties. It is part 4. My mistake. Okay. See article 51. Next. Which of the following are the discretionary powers given to the governor of the state? क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स पूछी जा रही है यहाँ पर, राइट। इनमें से कौन कौन सी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है? फर्स्ट स्टेटमेंट है अपनी, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो उसके लिए गवर्नर जो रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को कि भाई साहब यहाँ पर सही नहीं चल रहा चीजें, ठीक है, तो आइए प्लीज कंट्रोल लीजिए, अपना प्रेसिडेंट रूल बिठाइए और चीजों को ठीक कीजिए। तो वो रिपोर्ट भेजी जाती है गवर्नर के थ्रू, तो क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है? ओके, वी विल सी। सेकंड, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर अपॉइंट किए जा रहे हैं गवर्नर जी के थ्रू, तो क्या वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है? जिनका उनका मन करे उन्हीं को मिनिस्टर बना सकते हैं, राइट। तो देखते हैं ये चीज भी। थर्ड, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट लेजिस्लेचर कुछ बिल पास कर रहा है और गवर्नर को लग रहा है कि भाई ये तो उनकी अथॉरिटी से बाहर जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की, तो क्या इसके ऊपर जो है प्रेसिडेंट के पास इसको देखना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास भेजना है कि नहीं भेजना, उनकी रिजर्वेशन के लिए रखना है कि नहीं रखना? तो ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर खुद करेगा या नहीं? देखते हैं। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। जो रूल्स बनाने हैं स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, अभी पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ देखा था जहां पर प्रेसिडेंट जो बना रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग टू द पार्लियामेंट, तो यहां पर
गवर्नर की बार पूछी हुई है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई रूल्स बनाने हैं ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए, तो क्या वो खुद बनाएंगे? ओके, विल सी। ऑप्शन हैं आपके 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2, 3 and 4, या फिर 1, 2, 3 and 4। ओके, इसको एक बार स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते हैं। राइट, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन 2, दैट इज अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। तो क्या जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना होता है, क्या गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर होती है? डेफिनेटली नो। राइट, सेम सेंटर में जो प्रोसीजर फॉलो होता है वहीं स्टेट में फॉलो होता है। सेंटर में भी जो प्रेसिडेंट है जो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, इट इज डन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राइट, प्राइम मिनिस्टर बताते हैं जिनको मिनिस्टर बनाने के लिए, उन्हीं को बनाया जा रहा होता है। राइट, सेम वे में यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो गवर्नर को बताएंगे भाई इस फलाना फलाना बंदे को मिनिस्टर बनाना है तो काइंडली बनाइए। तो अपॉइंटिंग द मिनिस्टर की डिस्क्रिशनरी पावर है? नो। अपॉइंट जरूर प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ये चीजों में डिफरेंस है, समझ में आना चाहिए आपको। तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा? इसका इनकरेक्ट। तो जहां जहां सेकंड होगा पहली बात तो वो निकाल दो। राइट, एलिमिनेशन से आपका आंसर तो आ जाएगा 1 and 3, बट स्टिल वी विल जस्ट चेक आउट। ओके, देन सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। यस, दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर। ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि भाई सही नहीं चल रही चीजें, आप आइए। तो ये गवर्नर अपने आप देखेगा। तो ये गवर्नर की क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर है। थर्ड, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, दिस इज आल्सो डिस्क्रिशनरी पावर। कि अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर को लग रहा है कि कुछ बिल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बाहर जा रहे हैं, तो उनको रिजर्व किया जाता है किसके लिए? प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। तो ये भी इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। यस, डेफिनेटली। देन मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या ये गवर्नर करता है? यस, ये सारे काम कर गवर्नमेंट ही रहे, गवर्नर ही रहे हैं। राइट, सारे के सारे का फंक्शन जो गवर्नर के ही है। बट ये वाला जो फंक्शन है, क्या ये डिस्क्रिशनरी है? नो। अभी लाइक प्रेसिडेंट के केस में भी सेम यही था। प्रेसिडेंट के केस में भी जब रूल्स वगैरह बना रहे थे वो डिस्क्रिशनरी नहीं थे, बनाते प्रेसिडेंट ही है, यहां पर भी गवर्नर ही करेंगे, बट ये डिस्क्रिशनरी नहीं होगा। इट विल बी डन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली। राइट, सीयूएम बताएंगे तो वो करेंगे, जैसे वो बनाएंगे वो बना देंगे। राइट, सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था। आप आई होप आपको चीजें इससे भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ना सिखाने के लिए, एक्चुअली पॉलिटी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। क्वेश्चन को करते जाइए, टॉपिक्स को घर पे रिवाइज करते रहिए। पॉलिटी विल बी थ्रू सेम प्रोसीजर फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। क्वेश्चन को करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, बस कुछ नहीं सोचना, फालतू टेंशन नहीं लेनी, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना। एग्जाम जब डे है तब करेंगे, अपनी प्रिपरेशन में फोकस करो। बस ये नहीं सोचना क्या होगा कैसे होगा, वो सब नहीं सोचना होता। आपका फोकस फुल एंड बिल्कुल आपकी प्रिपरेशन के ऊपर होना चाहिए। भाई मेरे को पढ़ाई पूरी करनी है, अपनी सिलेबस अच्छे से कवर करके जाना है, रिवाइज अच्छे से करके जाना है, टेस्ट लगाने हैं, बात खत्म, आगे देखेंगे। ऐसे प्रिपरेशन होती है अच्छे से। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शन और फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में पूछा हुआ है, उनके फंक्शंस क्या है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली से पूछे नहीं जाते, बट एचसीएस में पूछे जाने लगे हैं क्योंकि यूपीएससी पूछता है, तो कर इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स। ओके, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट टू कैबिनेट कमिटीज। ओके, एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। ओके, करेक्ट आंसर आपसे 1 ओनली, 2 and 3, 1 and 2, या फिर 1, 2 and 3। वीडियो को पॉज करें, अटेम्प्ट करें, राइट, देन सी वेदर यू आर करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट है तो चेक करो कहां गलती कर रहे हो, राइट, और अपनी गलती से सीखो। ओके, इस क्वेश्चन में पहले हम सीधा थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। तो क्या ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है? नो, ये किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, सेक्रेटेरिएट नहीं करेगा ये काम। सेक्रेटेरिएट का काम होगा सेक्रेटरी वाले काम करना, सेक्रेटरियल असिस्टेंस वाले काम करना। राइट, ये मीटिंग्स का एजेंडा प्रिपेयर करना, किस फॉर्मेट में है, राइट, इस टाइप की चीजें। तो ऑप्शन थर्ड विल बी इनकरेक्ट। जैसे ही आप थर्ड हटाओगे, राइट, ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन ए और सी में बचता है। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन को ज्यादा वो रखें, बिकॉज इस अब जो पेपर आने लगे हैं वहां पर एलिमिनेशन वाली चीजें हटती जा रही हैं। आपको सारा का सारा स्टेटमेंट एक बार जरूर देखनी चाहिए तब भी। ओके, सो सेकंड स्टेटमेंट, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट टू द कैबिनेट कमिटी। यस, दिस इज करेक्ट। प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स। यस, दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ये जो पहले दोनों है डेफिनेटली ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस होते हैं। राइट, सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 2 ओनली। राइट, ओके, नेक्स्ट सी, आंसर इज सी। Which of the following are associated with planning in India? राइट, प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग चीजों से जो टर्म है प्लानिंग आपकी, फिर चाहे वो प्लानिंग कमीशन वगैरह जो भी प्लानिंग करी जा रही है एक्सपेंडिचर को स्पेंड करने की, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इनमें से कौन सी उससे रिलेटेड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड है? ऑप्शंस हैं आपके लाइक फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन एनडीसी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट,
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, देन पार्लियामेंट, और करेक्ट ऑप्शंस 1, 2 एंड 5, 1, 3 एंड 4, 2 एंड 5, या फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, एक बार तो क्वेश्चन देख के डर लगता है, राइट, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। प्लानिंग, सबसे पहली बात कौन कौन से हैं इसमें और कौन कौन से नहीं होंगे बाय द वे। तो जैसे आप थर्ड ऑप्शन पे आओगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नो इट इज नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग। सेम गोज फॉर अर्बन डेवलपमेंट, ये भी प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो थर्ड और फोर्थ तो नहीं है, जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ के हटाओगे ऑब्वियसली आपका ये भी गया, ये भी गया, बाकी ओके। देन कम्स फाइनेंस कमीशन, क्या फाइनेंस कमीशन प्लानिंग से रिलेटेड है? नो। ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ऐसा काम वो नहीं है, प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है। एनडीसी है, डेफिनेटली है, एनडीसी का काम हमें पता था कि लाइक प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करती थी पहले, प्लानिंग कमीशन जो प्लान बनाती थी उसके पास फाइनल स्टैम्प जो ठप्पा लगता था किसका लगता था? एनडीसी का लगता था, तो डेफिनेटली प्लानिंग से रिलेटेड है एनडीसी तो। एंड देन अपना राइट पार्लियामेंट, यस पार्लियामेंट के अंदर भी होता था पहले प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इस टाइप से बनते थे, ऑल्दो अब नहीं बन रहे, बट वो इनडायरेक्टली तभी प्लानिंग का पार्ट है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 2 एंड 5 ओनली, राइट। थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन था, बट स्टिल डुएबल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था अगर आप चीजों को ढंग से पढ़ के जाओगे तो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, एग्जैक्टली वो पूछना क्या चाह रहे हैं, हमेशा एक दो बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शंस हैं आपके, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, देन कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, देन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, देन कमिटी ऑन पेटिशंस। अब लार्जेस्ट का मतलब है किसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे बेसिकली। तो पब्लिक अकाउंट्स के अंदर कितने होते हैं? 22, राइट। पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है, 22 मेंबर्स, 15 अपने लोकसभा से होते हैं, राइट, और 7 मेंबर्स आपके राज्यसभा से होते हैं। यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, कैग से रिलेटेड है, कैग की फ्रेंड ऑफ फिलोसोफर भी कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। देन कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, कितने मेंबर है? 30 मेंबर्स आर देयर एंड दे आर ओनली फ्रॉम लोकसभा, नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, राइट। देन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, अगेन 22 मेंबर्स, एंड देन कमिटी ऑन पेटिशंस, इट इंक्लूड्स 15 मेंबर्स। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर्स सबसे ज्यादा किसमें है? कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, ऑप्शन बी। So the correct answer for this question will be option B, that is estimate committee, right, committee on estimates। यहां से आपको क्या पता लगेगा, जो आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार प्लीज काइंडली रिवाइज दिस टॉपिक, अकाउंट पब्लिक पार्लियामेंट्री कमिटी। इससे बहुत बार एसएस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है ये, राइट। ओके, सी आंसर इज बी। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। एनसीएम से रिलेटेड है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट। पार्लियामेंट वाला टॉपिक है अपना, वहां से पूछा हुआ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं आपके, लाइक एडजर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, देयर आर अदर मोशंस एज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, a motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. Okay, which one of the following is above? Correct. Option 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर neither 1 nor 2. Okay, statement by statement देखते हैं। There is no mention of no confidence motion in the Constitution of India. Yes, this is correct. No confidence motion किसके लिए पास होता है by the way? ये होता है कि जो लेजिस्लेचर है अगर ये पास कर रही है, इसका मतलब है कि इनको जो प्रेजेंट अपनी गवर्नमेंट है उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि भाई ये सही से काम नहीं कर रही, इसको हटाओ, फ्रेश गवर्नमेंट चाहिए हमें। तो जब भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो फ्रेश इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट गिर गई, बात खत्म, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, तो काउंसिल मिनिस्टर खत्म हो जाती है, फिर से फ्रेश इलेक्शन होंगे और नई गवर्नमेंट बनेगी, राइट। दिस इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, और अगर क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है? नो, सरप्राइजिंगली नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देन a motion of no confidence can be introduced only in the Lok Sabha. Yes, this is also correct. राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता, राइट, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो सिर्फ लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट पे नहीं होते, मतलब राज्यसभा पे नहीं होते, राइट। सो करेक्ट आंसर इज यस, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो डेफिनेटली करेक्ट। कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है अगर मिनिमम 50 बंदे, 50 मेंबर्स सिंपली एक पास कर दें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, कोई रीजन भी नहीं देना होता, इंट्रोड्यूस कर दें, 50 बंदे साइन करके कि हाँ हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कराना है। अगर उसके बाद वोटिंग होगी और अगर वो वोटिंग जो है वो फेवर में चली जाए सरकार को गिराने के, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल फॉल और नई गवर्नमेंट बनती है एज द नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन पास्ड।
राइट। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, राइट। ओके, नेक्स्ट, which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding anti-defection? Anti-defection law क्या होता है? एंटी-डिफेक्शन, बाय द वे, एंटी-डिफेक्शन का मतलब होता है कि जो आया राम गया राम हमने सुना था कि भाई बंदे जो हैं एक पार्टी से सिलेक्ट होके आए, पार्टी की तरफ उनकी लॉयलिटी होनी चाहिए, फिर वो बाद में क्या करते हैं, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी बहुत हैम्पर होते हैं, राइट, बहुत ज्यादा टाइम लगता है एवरीथिंग। तो एंटी डिफेक्शन इज यू कैन नॉट डिफेक्ट, उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन बने हुए हैं, तो दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। आपसे सिंपली पूछा हुआ है कौन से शेड्यूल के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, ऑप्शन है आपके सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एथ शेड्यूल या 10th शेड्यूल। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 10th शेड्यूल, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1986, राइट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1986, ये भी इंपॉर्टेंट है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखेंगे। 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल। ओके, नेक्स्ट, सी आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, राइट। ये पूछ रहा है आपसे कि अगर नंबर ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो नंबर ऑफ जजेस हैं एट प्रेजेंट कितने हैं, 33, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 32 + 1। तो ये जो नंबर है पहले कम था, इसको इंक्रीज किया, इनफैक्ट रिसेंटली इंक्रीज किया पिछले लास्ट 2-3 सालों के अंदर अंदर ही। तो अगर इसको और इंक्रीज करना होगा तो किसके पास पावर होगी? ऑप्शन है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर डी, लॉ कमीशन। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, राइट, चेक वेदर यू आर करेक्ट or incorrect. If you are getting incorrect answer, तो check where you are getting the things wrong. Okay, so the correct answer, I hope आप इसमें दो ही ऑप्शन में फंस रहे होगे। Okay, so let's see ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। क्या लॉ कमीशन के पास पावर है? नो, बिकॉज लॉ कमीशन तो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, बाय द वे, वो सिर्फ रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद उनके पास कोई बाइंडिंग पावर नहीं होगी, तो डेफिनेटली लॉ कमीशन तो नहीं है। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो। क्या सीजीआई खुद ही नंबर ऑफ जजेस बढ़ा सकते हैं? नो, ऐसा इनके पास कोई पावर नहीं है सच कि वही नंबर ऑफ जजेस को भी इंक्रीज कर सकें, ऑल्दो ये भी करेक्ट आंसर दिखता है कहीं ना कहीं अगर आपको पता ना हो तो। ओके, देन ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड देन पार्लियामेंट। इन दोनों में ही आई होप कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है या पार्लियामेंट। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज पार्लियामेंट, राइट। द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द पावर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना या इनफैक्ट डिक्रीज भी करना हो तो वो भी किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है, राइट। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट इंक्रीज या डिक्रीज करता है किनको? आपकी नंबर ऑफ जजेस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। बट बिफोर दैट आई हैव वन मोर इंफॉर्मेशन टू शेयर विद यू। अगर आपने अभी तक भी, राइट, अगर आपने अभी तक भी कोई, जस्ट अ सेक, अगर आपने अभी तक भी कोई टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब नहीं करी, तो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर लैगिंग बिहाइंड, बिकॉज नाउ इज द टाइम टू डू द प्रैक्टिस, राइट, एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपके हमारे सेशन तो आपके लिए फ्री है ही है, बट इसके अलावा भी यू नीड टू सिट डाउन, प्रॉपर 2 घंटे का टेस्ट, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम है। अगर आप वो नहीं करोगे तो प्रिपरेशन डेफिनेटली क्या रह जाएगी? इनकम्प्लीट। पढ़ाई अपनी जगह होती है, टेस्ट जो होते हैं वो उनका अपना रोल होता है। पढ़ाई करी आपने, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे ना, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, अपने आपको चेक नहीं करोगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंच चुकी है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, तब तक बात नहीं बनेगी। बिकॉज प्रीलिम्स को क्लियर करने का नहीं, एक आर्ट है। क्लियरिंग प्रीलिम्स इज एन आर्ट। सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलता, आपको पेपर अटेम्प्ट ही करना आना चाहिए। यू शुड नो कि आपके वीक एरियाज कहाँ हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कहाँ हैं, जो वीक एरियाज हैं उनको कैसे कवर करना है, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बिकॉज ये चीजें मैटर करती हैं एग्जाम के अंदर, ये हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट वे होता है वो होता है आपके मॉक टेस्ट। और अगर आपने अभी तक भी कोई मॉक टेस्ट नहीं सब्सक्राइब किया, कोई मॉक टेस्ट सीरीज नहीं सब्सक्राइब करी, तो आई हैव अ वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू, विच इज द एचसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज बाय अभिमन्यु आईएएस, जहां पर हमने एक्सक्लूसिवली 26 टेस्ट इंक्लूड करे हैं इसके अंदर, जहां पर आपका सब कुछ कवर होगा, सारे के सारे टॉपिक्स होंगे आपके जीएस सीसेट। जीएस के अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, जीएस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सीसेट के अंदर आपके सीसेट के सेक्शनल टेस्ट है, सीसेट के फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। 26 टेस्ट है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। एंड द बेस्ट पार्ट, द यूएसपी अबाउट दिस टेस्ट सीरीज इज
कि यहाँ पर जो आपके वीक एरियाज है ना, उनका प्रॉपर आपको एनालिसिस मिलेगा कि सर यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, राइट। डू नॉट डू दिस मिस्टेक्स, काइंडली वर्क ऑन इट, सो दैट आप उन चीज़ों को करेक्ट करें और अपनी एग्जाम टाइम में जब रियल एग्जाम होगा आपका, वहां पर आपकी गलती ना, आपका पूरा पूरा का जो है फुल एफर्ट आपका वेस्ट ना हो, राइट। और आपकी सही जगह पर भी डेडिकेशन लगी हो। सो विद दिस टेस्ट सीरीज हैज बीन लॉन्च्ड एंड द प्राइस इज जस्ट रुपीज 6500, 6500 के अंदर। 8500 प्राइस था, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट पे 6500 में हमने लॉन्च किए हैं। आपको सारे के सारे अवेलेबल किए जाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो सपोर्ट नंबर पे काइंडली कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई सिंसियरली होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।